हम स्टार्ट करेंगे बेटा डायनामिक्स। डायनामिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम, मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम कॉज ऑफ मोशन भी स्टडी करते हैं। दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच द कॉज ऑफ मोशन इज आल्सो स्टडीड। मोशन के बारे में पढ़ते हैं हम, मोशन के पैरामीटर्स के बारे में पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में, बट डायनेमिक्स में हम मोशन का कारण भी पढ़ते हैं। ठीक है, द कॉज ऑफ मोशन इज आल्सो स्टडीड। बेटा इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मास की। ठीक है, आल्दो बड़ा बेसिक है ये कॉन्सेप्ट। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी, है ना। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी। ठीक है, किसी बॉडी के अंदर कितना मैटर है, दैट इज इट्स मास। ठीक है, और हमारे लिए ये जो मास है, जो हम खास करके न्यूटन्स मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, मास, किसी बॉडी का मास जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, बट जब हम आइंस्टाइन मैकेनिक्स पढ़ेंगे तब हम उसमें देखेंगे कि मास एनर्जी में कन्वर्ट भी होता है। तो मास हमारे लिए बेसिकली एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी है। इट इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड SI unit of mass is kg. It is a fundamental physical quantity and its SI unit is kilogram. ठीक है, तो दूसरा जो पैरामीटर हम देखेंगे इसमें वो है बेटा इनर्शिया। ठीक है, इस चैप्टर में हम इनर्शिया की बात करते हैं। इनर्शिया, इनर्शिया इज द inability of a body to start. It is the inability of a body to start by itself, अपने आप, from rest to motion, motion to rest, और एक चीज और है, it is the inability of a body to change its direction by itself. ठीक है, ये आप सेपरेटली लिख लेना। इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की जिसके कारण बॉडी ना तो रेस्ट से मोशन में आ सकती है, ना मोशन से रेस्ट में आ सकती है, और ना ही अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। इनर्शिया के कारण बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। इट इज द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और ऑफ इट्स डायरेक्शन। ठीक है, इट कैन, ए बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन बाय इटसेल्फ। और बेटा इनर्शिया का कारण क्या है? इनर्शिया इज ड्यू टू मास। इनर्शिया का कारण क्या है कि बॉडी के पास मास है, इसलिए बॉडी के पास इनर्शिया होता है, और इसलिए जितना ज्यादा मास होगा बॉडी का उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। मोर मास मोर इनर्शिया। जितना ज्यादा बॉडी के पास मास होगा उतना ही ज्यादा बॉडी का इनर्शिया भी होगा। ठीक है, मास ज्यादा इनर्शिया ज्यादा। बेटा देखिए, जो मास है ना, यहाँ न्यूटन्स मैकेनिक्स में हम इस मास को इसीलिए इनर्शियल मास बोलते हैं। मास इज आल्सो कॉल्ड एज द इनर्शियल मास। ठीक है, क्योंकि इस मास के कारण बॉडी के पास इनर्शिया होता है। सो दिस मास इज कॉल्ड एज द इनर्शियल मास। ठीक है, और ये इनर्शिया तीन तरह का है, डिपेंडिंग ऑन दीज थ्री थिंग्स
रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट और डायरेक्शन। इनर्शिया जो है वो तीन तरह का होता है, वन इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, द अदर इज इनर्शिया ऑफ मोशन एंड द थर्ड इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, जितना मास ज्यादा होगा रेस्ट से मोशन में लाना उतना मुश्किल है, जितना मास ज्यादा होगा मोशन से वापस रेस्ट में लाना उतना ही मुश्किल है। मास ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा। और जितना मास ज्यादा होगा ना, बॉडी की डायरेक्शन देखो, एक बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो हम इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते विदाउट अप्लाइंग फोर्स। डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन बाय इटसेल्फ। इसलिए बेटा यहाँ हम फोर्स की बात करते हैं डायनेमिक्स में। सो व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन? द कॉज ऑफ मोशन इज फोर्स। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे विद न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। Newton's first law of motion. This is also called as the law of inertia. न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, क्योंकि ये न्यूटन फर्स्ट लॉ बेसिकली इनर्शिया की ही डेफिनेशन देता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ सेज कि जब तक हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगाते तब तक बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, ना तो रेस्ट से मोशन में आ सकती है, ना मोशन से रेस्ट में आ सकती है, और ना ही वो बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। दिस इज कॉल्ड एज न्यूटन फर्स्ट लॉ, और दिस इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, व्हिच सेज ए बॉडी कैन नॉट change its state of rest or motion or its direction by itself। ठीक है, इसकी बेटा डेली लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिनके बेसिस में हम फर्स्ट लॉ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वेरी लार्ज नंबर ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, वन एग्जांपल इज वी आर सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन एंड सडनली द ट्रेन स्टॉप्स। व्हाट हैपेंस व्हेन द ट्रेन स्टॉप्स सडनली? हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट है जो ट्रेन के साथ कांटेक्ट में है, दैट कम्स टू रेस्ट। अपर पार्ट मोशन में ही है क्योंकि उसको तो किसी ने नहीं रोका, दैट गोस। सो वी फील ए फॉरवर्ड जर्क, फील ए फॉरवर्ड पुश। एंड ऐसे ही अगर हम बैठे हुए ट्रेन में आराम से और अचानक से ट्रेन स्टार्ट हो गई, तो अचानक से ट्रेन स्टार्ट हो गई, हमारी बॉडी का लोअर पार्ट आगे चला जाएगा, अपर पार्ट विल रिमेन देयर ओनली एंड वी फील ए बैकवर्ड पुश। सो दीज आर बेसिकली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एग्जांपल्स। या क्या होता है अगर हम किसी मूविंग बस से या मूविंग कार से जंप करते हैं, देन वी रन फॉर ए व्हाइल। थोड़ी देर के लिए दौड़ते हैं, थोड़ी देर के लिए भागते हैं, क्योंकि क्या होता है व्हेन वी सडनली जंप, तो हमारा जो पैर है, हमारे पैर एकदम से कांटेक्ट में आ गए, एकदम से कांटेक्ट में आ गए तो पैर रुक जाएंगे, बट अपर बॉडी तो कांटेक्ट में नहीं है, तो अपर बॉडी जो है वो मोशन में ही है, उसको किसी ने नहीं रोका। ठीक है, अपर बॉडी मोशन में रहेगी, सो वी फील ए पुश इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर हम भागेंगे नहीं तो हम गिर जाएंगे। सो हम थोड़ा थोड़ा भागते हैं ताकि हम पूरी बॉडी को धीरे धीरे से रेस्ट में लाए। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ की एग्जांपल्स हैं, और भी एग्जांपल्स हैं। देयर इज अ ट्री फॉर एग्जांपल एंड दिस ट्री इज फुल ऑफ सम फ्रूट, से एप्पल्स। सो व्हाट वी डू, वी हिट सम ब्रांच को हिट करते हैं, द एप्पल्स फॉल डाउन। क्योंकि जब ब्रांच को हिट किया तो ब्रांच कम्स इन मोशन, द एप्पल रिमेन्स देयर ओनली एंड बिकॉज ऑफ इट्स वेट इट फॉल्स डाउन। ठीक है, किसी कारपेट की क्लीनिंग करते हैं, कारपेट में डस्ट पार्टिकल्स हैं, सैंड एंड उसमें मिट्टी हो जाएगी, तो उस कारपेट को हैंग करते हैं एंड इसको स्टिक्स के साथ हिट करते हैं, तो व्हाट हैपेंस, वो कारपेट ऐसे चला जाता है एंड द dust particles fall on the ground due to their weight. These are all examples of Newton's first law of motion. You have studied this first law earlier also. For example, ये कोई glass tumbler है and इसके top पे एक cardboard piece है and on over this cardboard piece there is a coin. अगर हम इस कार्डबोर्ड पीस को आराम से खींचेंगे ना, धीरे से खींचेंगे, तो कॉइन विल कम अलोंग। बट अगर हम इसको ऐसे फ्लिप कर दें, ठीक है, हिट करूं मैं इसको फिंगर के साथ, कॉइन विल फॉल इनटू द टम्बलर, इनटू द वाटर। हमें ऐसे पता चल जाएगा कि कॉइन नहीं गया, क्योंकि जब हम इसको सडन कोई जर्क देते हैं ना, तो उससे क्या होता है बेटा, सडन जर्क से
ये तो स्लिप हो जाता है, कॉइन को पता ही नहीं चलता, फोर्स लगती नहीं है कॉइन के ऊपर, तो ये निकल गया, कॉइन रिमेन्स देयर ओनली, सो इट फॉल्स डाउन। या एक ये कोई ग्लास है, विंडो, ठीक है, अगर हम बुलेट फायर करते हैं ना, बुलेट फायर करने से क्या होता है बेटा, यहाँ पर मान लो बुलेट स्ट्राइक करी तो यहाँ एक फाइन होल हो जाएगा, एक फाइन होल हो जाएगा, बुलेट इसमें से निकल जाएगी। देन लेकिन अगर हम ऐसे इस पत्थर से मारेंगे तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, पत्थर मारने से पूरा ग्लास टूट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के एग्जांपल्स हैं। एक थ्रेड की हेल्प से यहाँ एक ब्लॉक है, फिर नीचे एक और थ्रेड है, अगर हम सडन खींचे ना, ऐसे जर्क लगाएं तो यहां से टूट जाएगा, लेकिन अगर हम ग्रेजुअली खींचेंगे तो यहां से टूटेगा। दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच इज आल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो आप देख सकते हैं यही तो इनर्शिया की डेफिनेशन भी है, ठीक है। इनर्शिया की डेफिनेशन भी यही है कि एक बॉडी अपने आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। उसके बाद बेटा हम न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ेंगे, जो मेन हमारा एक्चुअल लॉ भी है, लेकिन उसके लिए हमें पहले पढ़ना है मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम, ठीक है। हाउ वी डिफाइन मोमेंटम, मोमेंटम इज बेसिकली द क्वांटिटी ऑफ मोशन contained in a body। और बेटा मोशन का यहाँ मतलब सिर्फ वेलोसिटी नहीं होता है, मोशन मतलब स्टेबल मोशन होना चाहिए, और स्टेबल मोशन तब होता है जब बॉडी का मास भी ज्यादा है, ठीक है। एक लाइटर पार्टिकल, जैसे आप कोई लाइटर व्हीकल ले लें, जैसे मारुति 800 अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए और दूसरी तरफ स्कॉर्पियो जा रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो हम ये बोलेंगे कि ये जो मारुति 800 है इसका मोशन तो अनस्टेबल है, ये तो किसी भी टाइम टम्बल कर जाएगी। लेकिन दूसरी वाली जो है, जो हैवियर है, उसका मोशन स्टेबल है क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो मोमेंटम को जब भी हम डिफाइन करेंगे ना, सिर्फ वेलोसिटी नहीं आता है, आल तो बोलने में तो हम मोशन बोलते हैं, बट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। Momentum is the product of mass and velocity. We represent it by P. It is equal to m into v. P equals to m into v, mass into velocity. Momentum एक वेक्टर क्वांटिटी है, velocity is also a vector quantity, ठीक है। मोमेंटम का जो ऐसा यूनिट होगा, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज kg मीटर पर सेकेंड। अगर मोमेंटम के डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेंगे, the dimensional formula of momentum, it will be m1 l1 t minus 1, ठीक है। मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो, अगर दो डिफरेंट बॉडीज हैं बट उन डिफरेंट बॉडीज का मोमेंटम सेम है, डिफरेंट बॉडीज यहां बोलने का मतलब है कि अगर दो ऐसी बॉडीज हैं जिनका मास डिफरेंट है लेकिन उनका मोमेंटम सेम है, इफ टू डिफरेंट बॉडीज if two different bodies have सेम मोमेंटा, दो अलग अलग बॉडीज हैं लेकिन उनका मोमेंटा होता है बेटा प्लूरल ऑफ मोमेंटम, उनका मोमेंटम सेम है, तो हम बोलेंगे देन ऐसे लिख सकते हैं m1v1 इज इक्वल टू m2v2। मोमेंटम सेम है, एक का मोमेंटम अगर m1v1 है, दूसरे का मोमेंटम अगर m2v2 है, दे आर सेम, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। इसका मतलब हम ये भी तो बोल सकते हैं कि m इंटू v जो है वो कांस्टेंट होगा, m इंटू v कांस्टेंट है, मास इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट है, विच मीन्स कि वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगी। अगर ग्राफ बनाना है, the graph is like this, velocity is inversely proportional to mass, it means कि lighter body will have more velocity and heavier body will have less velocity। तो अगर दो बॉडीज का मोमेंटम सेम है तो लाइटर बॉडी
फास्टर होगी और हेवियर बॉडी will be slower. If two different bodies have same momentum, then mass will be inversely proportional to velocity. Momentum same है, ठीक है, तो ऐसे इस ग्राफ को हाइपरबोला बोलते हैं, हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। लेकिन अगर दो बॉडीज का मास सेम है, इफ m इज सेम, दो अलग अलग बॉडीज हैं लेकिन उन बॉडीज का जो मास है वो सेम है। अगर बेटा मास सेम होगा तो हम लिखेंगे P इक्वल्स टू एम वी होता है ना, मास सेम होगा तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। ऐसे P इक्वल्स टू एम वी है, अगर m कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब ये है कि मोमेंटम जो, अगर ये सिंपल है वैसे, जो बॉडी फास्ट चल रही है उसका मोमेंटम ज्यादा और जो बॉडी स्लो चल रही है उसका मोमेंटम कम होगा। मोमेंटम तभी होता है जब बॉडी मोशन में हो। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो ऑटोमेटिकली उस बॉडी का मोमेंटम जो है वो जीरो होगा। तो मोमेंटम हुआ ही, मोमेंटम है ही प्रॉपर्टी किसकी, मोशन की ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। रेस्ट में मोमेंटम नहीं होता, बॉडी रेस्ट में होगी तो उसका मोमेंटम जो है वो जीरो होगा। Let us talk about Newton's second law of motion. बेटा जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे किसी बॉडी के ऊपर, मोमेंटम बॉडी का उतना जल्दी चेंज होगा। ये नहीं बोलेंगे कि मोमेंटम ज्यादा चेंज होगा, जल्दी चेंज होता है। द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू the rate of change of momentum of the body. Therefore, mathematically अगर लिखना होगा F equals to dp by dt, ठीक है। In some books you will find this as F is proportional to dp by dt, proportionality constant 1 पुट करके आएगा वही, ठीक है। अब इसमें देखो, इसको हम लिख सकते हैं d by dt of m into v, F is equal to d by dt of m into v. In most of the cases मास कांस्टेंट होता है, जैसे मैंने बोला अभी आपको, मास किसी बॉडी का कांस्टेंट है, बट कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एग्जांपल्स होंगे जिसमें मास वेरिएबल होता है। जैसे 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 एक रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा तो फ्यूल बर्न होता जाएगा, मतलब मास कम होता जाएगा। इसलिए इस स्टेटमेंट को ना हम दो तरीके से ले सकते हैं। अगर मास कांस्टेंट है, अगर मास कांस्टेंट है देन F will be equal to m into dv by dt, m into dv by dt, and you know what is dv by dt? Rate of change of velocity is acceleration, so F is equal to m into a, ठीक है। ज्यादा बार हम यही यूज करते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम बॉडी का मास जो है वो कांस्टेंट ही लेंगे। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है देन F इज इक्वल टू V बाहर ले लेंगे, dm by dt। रेयर केसेस में ये वाला फॉर्म भी यूज होगा, तो यहां आप ये देख लीजिए ये dm by dt क्या होता है। Here dm by dt is called as rate of change of mass, लिख लीजिए आप। dm by dt क्या है, dm by dt is rate of change of mass, means change in mass with respect to time, ठीक है। वो उसी पर्टिकुलर एग्जांपल में पता होगा हमें कि मास किस रेट में कम ज्यादा हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इसलिए बोलते हैं। बट मोर ऑफन हम जो न्यूटन सेकंड लॉ की स्टेटमेंट यूज करते हैं वो है F इक्वल्स टू एम ए, F इक्वल्स टू m into a।
तो अगर मैं इसके बेसिस पे बात करूं एसआई यूनिट की, तो वो होगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ बात करेंगे सीजीएस की अगर, सो दैट विल बी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा ये जो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है दिस इज कॉल्ड एज न्यूटन, और ये जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है दिस इज कॉल्ड एज डाइन। सो न्यूटन और डाइन, ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ, ये यूनिट्स एंड डायमेंशन में भी पढ़ा। 1 न्यूटन जो है 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, इसी को लिख दिया। और 1 डाइन जो है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। न्यूटन इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डाइन इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड द कन्वर्शन इज दिस। ये जो यूनिट्स हम यूज करते हैं इनको एब्सोल्यूट यूनिट्स बोलते हैं। न्यूटन और डाइन जो है दीज आर द एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स। इसके अलावा और कौन से यूनिट्स होते हैं उनकी बात भी करते हैं। न्यूटन इज एसआई, एब्सोल्यूट एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड एब्सोल्यूट सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। इन द सिमिलर वे अगर मैं ग्रेविटेशनल यूनिट की बात करूं, हम डेली लाइफ में ना ग्रेविटेशनल यूनिट यूज करते हैं। अगर हम ग्रेविटेशनल यूनिट्स की बात करें तो एसआई सिस्टम में जो ग्रेविटेशनल यूनिट है दैट इज केजी वेट, और सीजीएस में इट इज ग्राम वेट। इसको हम केजी एफ भी बोलते हैं और इसको ग्राम फोर्स भी बोलते हैं। बेटा 1 केजी एफ जो है 9.8 न्यूटन होता है, और 1 ग्राम वेट जो है दैट इज 980 डाइन होता है। 1 ग्राम फोर्स इज 980 डाइन्स। तो ये 9.8 या 980 क्या है इसमें पता है? दिस इज एक्चुअली एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए इनको ग्रेविटेशनल यूनिट बोलते हैं। व्हेन समबडी सेज कि मेरा जो वेट है दैट इज 80 केजी, तो उसका मतलब ये होता है 80 केजी वेट का केजीएफ, सो दैट इज इक्वल टू 80 इंटू 9.8 न्यूटन, ठीक है। यू कैन मेक एन आइडिया हेयर, अगर हम इसको 10 लिखें तो ये ऑलमोस्ट 800 न्यूटन, बट प्रैक्टिकली उससे थोड़ा सा कम होता है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं, एब्सोल्यूट यूनिट्स और ग्रेविटेशनल यूनिट्स। इस पे बेस एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो बेटा एक फोर्स F है, जब हम ये फोर्स किसी बॉडी जिसका मास m1 है, ए फोर्स F applied on a body of mass m1 produces an acceleration a1, ठीक है। यही फोर्स अगर हम किसी दूसरी बॉडी पे लगाएं, उसमें अगर एक्सेलरेशन a2 प्रोड्यूस हो रही है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम इन दोनों बॉडीज को कंबाइन कर देंगे और यही फोर्स लगाएं, तो अब एक्सेलरेशन कितनी लगेगी, कितनी प्रोड्यूस होगी? ए फोर्स F produces an acceleration a1 in a body of mass m1. Same force produces an acceleration a2 in another body of mass m2. What will be the acceleration produced by the same force if the bodies are combined together? What will be A? बेटा अगर न्यूटन सेकेंड लॉ की बात करें
प्लस a2। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सीलरेशन उस कंबाइंड बॉडी की भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आज इतने करिए, थोड़ा सा